हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका आपकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो फिर से भैया अगेन क्वेश्चन कि 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं, मतलब परसों तो वीडियो आई थी, कल वीडियो क्यों नहीं आई। ठीक है, तो बेसिकली बीमारी, ठीक है, अभी भी पूरे तरीके से रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियोज आती रहेंगी। ठीक है भाई, बाकी आज से भाई 1 मई है, तो आज से भाई कोशिश रहेगी भाई कोई भी गैप ना हो वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज हम भाई पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सॉल्यूशंस। ठीक है, और हमको अगला टॉपिक पढ़ना है क्या, राउल्ट्स लॉ। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक बात कर ली थी। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने वेपर प्रेशर और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, इस बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, आज हम उसी टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं और वेपर प्रेशर से रिलेटेड क्या है, एक लॉ है जो राउल्ट्स ने दिया था। ठीक है, कि अगर हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो समझते हैं। तो भाई नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए, बाकी वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप बढ़िया तरीके से देखेंगे और बाकी मीडिया का तो चलता रहता है। ठीक है, तो भाई बहुत ध्यान से देखिएगा राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। राउल्ट्स लॉ कहता है कि एट constant temperature the vapor pressure exerted by solution on the surface ऑफ वॉल्स लिख सकते हो या फिर आप सरफेस ऑफ कंटेनर्स भी लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर, इज इक्वल टू द पार्शियल, और या लिख दो प्रेशर। मुझे लगता है थोड़ी गलती हो गई है क्या, सरफेस ऑफ इज इक्वल टू द हाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सही लिख रहा था, एक्चुअली अब गलती हो गई। ठीक है, लेकिन ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू द सम ऑफ हुआ यहाँ पे, इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। यस, यहां थोड़ी सी गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट कर लेंगे। सम ऑफ partial pressures exerted by each component in the solution। ठीक है, तो काफी ज्यादा लिखने के बाद अब हम समझते हैं कि भाई बेसिकली लॉ का मतलब क्या है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि मान लीजिए यहां पर आपके पास क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, और इस कंटेनर में क्या है कि भाई एक सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है ना, कोई सॉल्यूट नहीं और कोई भी अदर कंपोनेंट नहीं, प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए मैं इसके ऊपर एक प्लेट लगा लेता हूं। ठीक है, कवरिंग प्लेट लगा देता हूं और यहां पर क्या करता हूं, नीचे से इसको हीट, इसको यहां से नीचे से क्या करता हूं, हीट एनर्जी देना प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो अब मान लीजिए सॉल्वेंट अगर हमारा लिक्विड स्टेट में है तो धीमे धीमे क्या होगी, इसकी वेपर बनेगी, और जैसे जैसे इसकी वेपर बनेगी तो याद आपको आ रहा होगा, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया भी था कि जो वेपर प्रेशर होता है वो हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब रेट ऑफ क्या, वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ठीक है, तो उस टाइम पर जो कंटेनर्स की वॉल पे प्रेशर लग रहा होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि इस कंडीशन में जो यहां पर वेपर प्रेशर आ रहा है वो क्या आ रहा है, P0 आ रहा है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कलाकारी करते हैं। कलाकारी कैसी, कुछ ऐसी। तो यहां पे हमारे पास फिर से क्या है, कंटेनर है, ये हमारे पास यहां पर क्या है, सॉल्यूशन सॉल्वेंट है। ठीक है, लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने सॉल्वेंट के अंदर क्या है कि थोड़ा सा क्या कर दिया, सॉल्यूट भी डाल दिया। ठीक है, सॉल्यूट भी डाल दिया तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा सॉल्यूशन। एज यूजुअल जो हमारी डेफिनेशन होती है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पे सॉल्यूट भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया और अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको फिर से यहां से नीचे से क्या कर रहा हूं, हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है,
और कंटेनर को ऊपर से बंद कर देता हूं, तो अब यहां पर क्या आएगा, अब भी देखो यहां पर कुछ प्रेशर तो आएगा ही आएगा। हाँ भाई भैया सीधी सी बात है, अब भी यहां पर क्या होगा, रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगी, अचीव होगी। तो यहां पर क्या होगा, कुछ प्रेशर क्या होगा, घटेगा ना, कुछ प्रेशर देखो यहां पर क्या होगा, घटेगा। क्यों घटेगा, अगर आपने पिछले वाला वीडियो लेक्चर पूरी तरीके से देखा है तो आपको याद आ रहा होगा कि लास्ट में नेचर ऑफ सॉल्यूट या एडिशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इसमें मैंने लास्ट टॉपिक को छोड़ा था और समझाया भी था कि जब हम सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। जो सोल्यूशन के सरफेस होते हैं, सरफेस के ऊपर क्या आते हैं, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो उससे सरफेस एरिया क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। और जैसे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है तो प्रेशर यहां पर क्या होगा, अब देखो प्रेशर आएगा तो यहां पर भी कुछ, लेकिन वो क्या होगा, प्रेशर यहां से तो कम ही होगा ना। तो यहां मैं प्रेशर मान लेता हूं, लेट्स सपोज दैट यहां क्या मान लेता हूं, चलो एक काम करता हूं, इसको P1 मान लेता हूं, इसको P2 मान लेता हूं ना, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब मेरा क्वेश्चन है, यहां पर जो P1 प्रेशर है वो किसकी वजह से आया, वो सॉल्वेंट की वजह से आया। और मैं मान लेता हूं सॉल्वेंट जो है अकेला जो प्रेशर लगा रहा है वो P0 लगा रहा है, ठीक है, अकेला, तो जो P1 है वो P0 के बराबर है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहां पर जो P2 है क्या वो P0 के बराबर होगा, सॉल्वेंट पहले भी था, सॉल्वेंट तो अब भी है, लेकिन क्या यहां पे सिर्फ P0 के बराबर होगा, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भैया यहां पर क्या, रोज रोज की वीडियो में क्या होता है, एयर पेन आना जाना लगा ही रहता है, ठीक है। तो जिन लोग को नहीं पता, जो लोग नए व्यूअर्स हैं, मेरा जो घर है वो एयरपोर्ट के पास में, ठीक है, तो वो ध्यान देखिएगा। टॉपिक पे दोबारा आते हैं, तो क्या यहां पे जो प्रेशर होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट के बराबर होगा, नहीं, अब तो यहां पर सॉल्यूट भी है। अब जब वेपर्स बनेंगी तो अब तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वेपर्स बनेंगी ना, तो अब यहां पे सॉल्वेंट का प्रेशर लेट्स सपोज हम मान लेते हैं P1, और यहां पे हम लोग इसका जो प्रेशर है P1 नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने P0 सॉल्वेंट का प्रेशर P0 माना था, P0 है ना, और यहां पर जो सॉल्यूट का प्रेशर है उसको मैं मान लेता हूं P0 डैश, ठीक है, सॉल्यूट का मान लेता हूं P0 डैश। तो यहां पर अब प्रेशर आ रहा है ये, और यहां पे प्रेशर अकेले सिर्फ आ रहा है ये ना, यहां पर जो टोटल प्रेशर था वो P0 आ रहा है, और यहां पर जो टोटल प्रेशर है वो P0 प्लस P0 डैश आ रहा है, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वजह से प्रेशर आ रहा है। तो यही क्या बताता है, यही रॉल्स फ्लो बताता है, ठीक है। रॉल्स फ्लो ये बेसिकली कहता है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में जो वेपर प्रेशर होगा किसका, एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि हम अपने सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जो सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पर सॉल्यूशंस की जब हम बात करते हैं तो यहां पे हमें बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करनी होती है। हालांकि एग्जाम में अगर रॉल्स लॉ पे क्वेश्चन आता है तो टर्शरी पे भी आ सकता है, क्वाटरनरी पे भी आ सकता है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वॉल्स, ठीक है। अभी जो वॉल है, वॉल लिख दो या फिर आप वेसल भी लिख सकते हो, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर exerted by each component in the solution, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं उन सब के अलग अलग प्रेशर, यानी उन सब का भी कुछ पार्शियल प्रेशर होगा ना। पार्शियल प्रेशर क्या मतलब है, पहले भाई यहां पे ये चारों क्या थे पहले चारों एक ही जैसे थे, तो जब मैंने हीट किया तो सबकी वेपर एक साथ बन रही थी, पहले एकदम चारों एक साथ जा रहे थे। अब क्या है कि अब ये दो लोग अलग हैं, ये दोनों लोग सॉल्यूट हैं और ये दो लोग क्या है, सॉल्वेंट है। तो अब इनका वेपर प्रेशर अलग है और इनका वेपर प्रेशर अलग है। अब जब मैं हीट करूंगा दोनों को, क्योंकि मैंने दोनों को मिला दिया है तो सॉल्यूशन तैयार हो गया है, तो इसकी वेपर अलग कुछ बनेंगी, उसका प्रेशर कुछ अलग होगा और इनका प्रेशर कुछ अलग होगा। तो ये पूरा प्रेशर थोड़ी बना रही है, ये तो कुछ आधा प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रही है ना, ये टोटल प्रेशर में कुछ थोड़ा सा प्रेशर अपना कंट्रीब्यूट कर रही है, तो ये इनका पार्शियल प्रेशर होगा। जो सिर्फ ये वाले सॉल्वेंट वाले मॉलिक्यूल लगाएंगे, ये सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर, और जो सॉल्यूट वाले प्रेशर लगाएंगे वो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर। और अगर हमें टोटल प्रेशर चाहिए तो हम दोनों के प्रेशर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये चीज यहां पे हमको क्या है बताई गई, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं स्टेटमेंट को लिखना चाहूं कि बेसिकली रॉल्स लॉ ने क्या बताया, तो रॉल्स लॉ ने सीधी सीधी बात यहां पे बताई कि जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो P0 ए। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसके अंदर A B C D 4 कंपोनेंट है,
हम 4 तक मान के चलते हैं, बाकी कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख रहा था, हाँ सॉरी माफ करना, तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सोल्यूशन है ना, मान लेते हैं ये हमारे पास एक सोल्यूशन है, आई होप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ए भी है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, ठीक है। ये हमारे पास एक सोल्यूशन है और हमने ऊपर से बर्तन लगा दिया और यहाँ पे हम इसको क्या कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं, बर्न आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगी, वेपर प्रेशर, वेपर बनेगी, ठीक है। वेपर बनेगी तो कोई प्रेशर लगेगा, तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर सरफेस की वॉल पे होगा, है ना, वॉल की सरफेस पे होगा, वो पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस पीडी के क्या होगा, बराबर होगा। समझ में आ गया आपको। और ये पीए पीबी पीसी और पीडी ये है क्या, ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी और डी। समझ में आ गया। हर कंपोनेंट अपना थोड़ा थोड़ा प्रेशर कंट्रीब्यूट करेगा, तब जाकर टोटल प्रेशर बनेगा ना। तो यही चीज क्या बताई हमको, राउल्स लॉ ने बताई, ठीक है। और कहानी ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में चीज आ जाए, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये जो रूल है वैलिड होता है, ठीक है। अब कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्यों, हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए असरसन रीजन पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा कि अगर आप, अब देखो कंपोनेंट ए बी सी डी अलग अलग है, तो उन सब का बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग होगा। अब बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग अलग है, सीधी सी बात यहां पर ये चीज है कि अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो किसी की वेपर, अगर मान लीजिए है ना कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 20 था, इसका 30 था और 40 था, इसका 50 था, ठीक है। तो अब आप 20 डिग्री सेल्सियस लगा रहे हो ना, 20 डिग्री सेल्सियस में आपने टेम्परेचर को सेट किया, तो सिर्फ इसका प्रेशर आएगा, ठीक है। आपने 30 किया तो इसका प्रेशर तो आएगा ही आएगा, 20 पे तो ऑफ कोर्स ये उड़ेगा ही उड़ेगा, और 30 है तो 30 में ये भी दोनों उड़ने लगेंगे, सही बात है। तो अगर आप प्रेशर को चेंज करते जाओगे तो इससे जो क्या है कि जो प्रेशर है, मतलब जो सॉरी अलग अलग कंपोनेंट्स है उनकी भी वेपर बनने लगेगी, तो प्रेशर में क्या आ जाता है, डिस्टर्बेंस आ जाएगी। समझ आ गया। जो टोटल प्रेशर की जो कैलकुलेशन है उसमें क्या आ जाएगी, डिस्टर्बेंस आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कहानी होती है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर वैलिड होती है। आई होप आपको यहाँ पे लॉ जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, बहुत ध्यान सुनते जाइएगा। तो भैया आपने ये तो बता दिया कि यहां पर जैसे सॉल्वेंट है तो उसका जो प्योर प्रेशर, जो टोटल प्रेशर जो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की वजह से है, वो पी नॉट है, मतलब जो टोटल प्रेशर वो पी नॉट है ना, सॉल्वेंट की वजह से। अगर मैं सॉल्वेंट में सॉल्यूट भी मिला दूं तो वो इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन भैया मुझे पता कैसे चलेगा कि सॉल्यूट का अकेले उसका खुद का कितना प्रेशर है, या सॉल्वेंट का उसका खुद का कितना प्रेशर है। तो मैंने कहा देखो बहुत ध्यान सुनते जाओ, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आपने क्लास 11th में गैसेस स्टेट चैप्टर में डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में, डाल्टन्स का एक लॉ होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में, ठीक है, आइडियल गैस के लिए दिया था। तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते क्या है, हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं आइडियल सोल्यूशन के बारे में। वैसे एक्चुअली मैं बताऊं तो ये गैसियस स्टेट की पूरी क्या है, कॉपी है। 20-30% क्या है कि अलग होता है, बाकी सब तो सेम होता है। तो अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो फॉर आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन पे चीज वैलिड है। आइडियल सोल्यूशन के लिए फ्रॉम डाल्टन्स लॉ, अब जिन लोग को डाल्टन्स लॉ नहीं आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप यहाँ पे सीधे फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो क्या कहता है कि अगर हम किसी सोल्यूशन में, जैसे हमारे पास सोल्यूशन है और इसमें क्या है, मान लीजिए ए है, ए हम बोल रहे हैं सॉल्यूट, ध्यान रखना ए हम बोल रहे हैं सॉल्यूट और बी हम क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट, बी सॉल्वेंट है। मैं यहाँ पे जरा एक बार लिख भी देता हूँ, कौन बार बार इतना लंबा चौड़ा लिखे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास सॉल्यूट और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो अब अगर मैं इसका टोटल मान लीजिए कि जब ए अलग रखा हुआ था, बहुत ध्यान सुनिएगा, अब मैं आपको जरा बहुत कुछ बताने जा रहा हूं। ये बहुत हो सकता है इसमें अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए तो दिक्कत हो सकती है, फिर न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे हमारे पास रखा हुआ है बिल्कुल ए का मतलब क्या है, सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट रखा हुआ है। इसका जो प्रेशर है, जो इसका जो सिर्फ अकेले इसका प्योर ए का प्रेशर है, प्योर ए का, ठीक है, वो हम बोलेंगे पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब क्या हो गया, जब भी हम किसी के ऊपर नॉट लगा देते हैं तो वैसे भी वो जो चीज होती है या जो क्वांटिटी होती है वो स्टैंडर्ड मानी जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ ए का वेपर प्रेशर है ना। अब इसका कहने का क्या मतलब है, इसके कहने का ये मतलब है कि अगर हम ए को हीट करते हैं, ठीक है,
उसकी वेपर बनाते हैं और वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रेशर बने, अगर सिर्फ यहाँ पे ए का वेपर बने, तो उसकी वजह से जो टोटल प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट ए आएगा, सिर्फ अकेले ए का। सेम अगर हम यहाँ पे एक सोल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है ना, बी वाला सॉल्वेंट है, तो अगर हम यहाँ पे बी को बॉईल करते हैं यानी उसकी वेपर बनाते हैं, तो जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, पी नॉट बी आएगा। सही बात है। लेकिन भैया अब हमने दोनों क्या किया, मिला दिया। देखो यहाँ पे, तो अब हमने दोनों को मिला दिया है। अब जब हमने दोनों को मिला दिया है तो सीधी सी बात है कि कुछ यहां पर ए के क्या होंगे, मोल फ्रैक्शंस होंगे, कुछ ए के मोल फ्रैक्शन होंगे, तो उसमें बोल रहा हूं एक्स ए या जीटा ए या काई ए, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जीटा बी, मोल फ्रैक्शन जीटा से लिखा जाता है, कुछ लोग यहां पे हाँ जीटा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। तो अब यहां पे अगर मैं ए का प्रेशर निकालूं, यानी ए अपना पार्शियल प्रेशर कितना लगाएगा, अगर दोनों को साथ में हीट किया जा रहा है तो ए अकेले कितना पार्शियल प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा, अब देखो, अब मैं यहां पे लिख रहा हूं पी ए। देखो टोटल प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, पी ए प्लस पी बी। ये कहां से पता चला, ये बताया था राउल्फ लॉ ने, समझ में आ गया। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब सुनो, पी बराबर टोटल प्रेशर बराबर क्या होगा, या फिर आप यहां पे पीएस भी लिख सकते हो, कुछ किताबों में एनसीईआरटी में पीएस लिखा रहता है। पीएस का मतलब सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं, मैंने टोटल प्रेशर लिख दिया, ठीक है। तो पीए को आप क्या लिखोगे, पीए का टोटल प्रेशर जो ए अकेले पूरा मतलब लगाने की क्षमता रखता था, टोटल ए जो है वेपर प्रेशर लगाने की क्षमता रखता था, मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन, वो कितने, उसका अमाउंट सॉल्यूशन में उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है। भाई जितना ज्यादा अमाउंट उसका प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा जो ए है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। सही बात है ना। प्लस पीबी के साथ कैसे करेंगे, पहले पी नॉट बी टोटल और अब बी का जितना अमाउंट प्रेजेंट है यानी जितना कंट्रीब्यूशन वो दे रहा है टोटल प्रेशर में, उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया आपको। तो ये चीज है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर अब देखो यहां पर क्या क्या चीजें क्या क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझो। ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए का मतलब सॉल्यूट, ठीक है, बार बार नहीं बताऊंगा। यहां पर इसका क्या मतलब है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट, इसका क्या मतलब है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी का मतलब सॉल्वेंट का प्योर प्रेशर जब अकेले सॉल्वेंट रखा हो, और ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, वे है, और ये हमारे पास यहां पे भी हमको उसको ध्यान रखना है कि ये बेसिकली क्या है, ये है बेसिकली क्या, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। समझ में आ गया। सॉल्यूशन जितना टोटल प्रेशर एक्सर्ट करेगा ये वो क्वांटिटी है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं रही होगी। अब मैं इसके कुछ अलग अलग फॉर्म बता देता हूं आपको, जो आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, जिससे आप सब्स्टिट्यूशन में या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा, यहां पे कहानी क्या चल रही है कि पीटी बराबर, मैं पी नॉट ए को तो छेड़ नहीं सकता, इसको ऐसे ही रखो, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखना है तो सॉल्यूट के मोल्स को ऊपर रखो और नीचे टोटल मोल्स। याद आ रहा है फॉर्मूला, इसी चैनल पे पढ़ाया था। अगर जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जो लोग चैनल पे नए हैं, तो वो लोग जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, पी नॉट बी और एक्स बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, एन बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, वहां पे सॉल्वेंट है, अपॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। ये हो गया। अब अगर आप चाहो तो दोनों को ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप दोनों को यहां पे ऐड कर लो तो यहां क्या हो जाएगा, वैसे तो अकेले यही फॉर्म बन गई, ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ऐड करने से भी देखो कुछ होगा नहीं, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे, बाकी ये और ये जुड़ जाएंगे। तो जुड़ेंगे तो वैसे कुछ कटने वाला नहीं है, तो उसको आप यहीं पे छोड़ दो, ठीक है। बस मैं बता रहा था कि ये भी क्या है, एक फॉर्म होती है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये मोल्स के टर्म्स में लिख लिया हम लोगों ने इसको, ठीक है। तो बस यही चीज थी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राउल्फ लॉ कहते हैं। राउल्फ ने क्या बताया, सीधी सी बात है कि
अगर हमारे सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, हम तो यहाँ पे सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, बाकी अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं और हम उन्हें कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या कर रहे हैं, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे उनका टोटल जो एक्सर्टेड वेपर प्रेशर होगा उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर होगा, जो टोटल प्रेशर होगा, वो सारे के सारे अलग अलग कंपोनेंट्स के पार्शियल प्रेशर का क्या होगा, सम होगा। ठीक है, फिर हमने समझा कि अगर हम सारे कंपोनेंट्स का जो प्योर प्रेशर होता है सारे कंपोनेंट्स का वो ले लें और उनके मोल फ्रैक्शन में, उनके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन में, यानी उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, उनकी कंसंट्रेशन कितनी है सॉल्यूशन में। भाई सीधी सी बात है ना कि जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उसका प्रेशर भी तो ज्यादा होगा और उसका यानी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा तो टोटल प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आई होप आपको यहां पे बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भाई अभी तक हम लोगों ने राउल्ट लॉ को पढ़ लिया, अब हम उसके ऊपर क्या करते हैं, कुछ केसेस को क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। व्हाट इफ एड्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, तो जैसा हम सॉल्यूशन बनाते हैं, तो अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि अगर भैया हम यहां पर सॉल्यूशन बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है यानी ए होता है और सॉल्वेंट होता है यानी बी होता है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला देते हैं और जो हमारा सॉल्यूट है वो हम लोग कैसा ले लेते हैं, नॉन वोलेटाइल, और जो बी है वो कैसा है, वो है वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, जिसकी वेपर बन सकती है, और नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, दैट डजंट फॉर्म वेपर। ठीक है, नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया जो वेपर नहीं बना पाता। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जांपल आप थोड़ा सा देख लीजिए कि जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं। अच्छा, सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल, जैसे क्या हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया, ग्लूकोज हो गया। ठीक है, फिर बाद में क्या हो गया, हमारे पास कोई सॉल्ट हो सकती है ना, सॉल्ट हो गया NaCl वगैरह। फिर हमारे पास हो सकता है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज है ना, तो ये सब क्या है, कॉमन है, मतलब आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा आप क्या है कि याद रखिएगा कि क्या है ये, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, बेसिकली वो सॉल्यूट जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अगर भैया मैं यहां पे इसका प्रेशर लिखना चाहूं तो मैं रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखूंगा, तो रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर। ठीक है, वो हो जाएगा क्या, पीए प्लस पीबी। सही बात है ना, मैं यहां पे पीएस लिख देता हूं, पीएस का मतलब हो गया टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। ठीक है, तो ठीक है भैया, ये तो आपने हमको बताया था। ठीक है, अब मेरा यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पीएस बराबर यहां हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ले सकता हूं, तो बिल्कुल सही बात है, लिख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन मेरा यहां पर ये है कि क्या यहां पर ए की वजह से कोई प्रेशर आने वाला है, सोच के बताओ। ए यहां पर नॉन वोलेटाइल है तो ए की वजह से तो कोई प्रेशर आएगा नहीं भैया, मतलब ए सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा लेकिन उसकी वजह से कोई प्रेशर नहीं आएगा, है ना। इसका सीधा सा क्या मतलब है कि अगर मैं एक कंटेनर में ए, आप मान के चलो कि इनमें से कोई भी सॉल्यूट है और हम एक कंटेनर में ले लें और उसको हीट करें, को वेट करें, तो क्या उसकी कोई वेपर बनेगी, नहीं बनेगी। तो इसका क्या मतलब है कि जो पी नॉट ए है, यानी जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए है, प्योर सॉल्यूट है, अगर नॉन वोलेटाइल है सॉल्यूट, तो ऐसी कंडीशन में जो पी नॉट ए है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज पी नॉट ए इज इक्वल टू जीरो। तो अब जैसे पी नॉट ए जीरो हो गया तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा पीएस है वो क्या हो जाएगा, वो पी नॉट बी और जीटा बी के बराबर हो जाएगा। आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पी नॉट भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये तो वोलेटाइल है ही, इसकी तो वेपर्स बनेंगी बनेंगी। ठीक है, तो अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हम जानते हैं कि यहां पर जो एक्स ए प्लस एक्स बी यानी जीटा ए प्लस जीटा बी होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं यहां पे जीटा बी की जगह पे 1 माइनस जीटा ए रख सकता हूं, तो पी एस बराबर यहां क्या हो जाएगा, पी नॉट बी और यहां आ जाएगा 1 माइनस जीटा ए। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां पे पी एस बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी और जीटा ए। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो इसको मैं यहां भेजता हूं, इसको यहां भेजता हूं, तो यहां पे हो जाएगा पी नॉट बी जीटा ए बराबर यहां क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस। ठीक है, पी नॉट बी को यहां भेजो तो यहां हो जाएगा जीटा ए बराबर यहां हो जाएगा पी नॉट बी
माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, केस कंडीशन हो गई। क्या ये बात आपको यहां पर क्लियर है? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ टर्म आ जाएगा। ठीक है, और इसी टर्म को हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां पे कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो ये फॉर्मूला भाई आपके नोटबुक में चला जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये यहां पे आपको ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। क्या होगी अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो जाए? ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा सॉल्यूट यहां पे डाइल्यूट हो जाए तो बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं इसी फॉर्मूले को उठाकर यहां पे पेस्ट कर रहा हूं, कि कट कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, पी नॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीटा ए। क्या मैं यहां पे जीटा ए को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स? अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, हम ऐसे ही लिखेंगे ना। सही बात है भैया, ऐसे ही लिखेंगे। तो अब मेरे को आप एक बात ही बताओ कि अगर हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बहुत डाइल्यूट है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है कि उसका जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत ही लो है। ठीक है, डाइल्यूट का क्या मतलब है, लो कॉन्सेंट्रेशन। बिल्कुल सही बात है भैया, लो। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन, वन मिनट प्लीज। ये सब क्या है कि इतनी इंक में भर लेता हूं, प्रॉब्लम हो जाती है। अब देखो ये फ्लो करने लगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पे कंसंट्रेशन लो है तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर Na की वैल्यू बहुत छोटी है भाई। टोटल मिलकर ही यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर ही क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। अब अगर सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, इसका क्या मतलब है कि सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है यानी जो अमाउंट है बहुत लो है, और अगर अमाउंट बहुत लो है तो यहां पर Na की जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत छोटी है। यानी अगर मैं चाहूं तो मैं Na प्लस Nb को लगभग क्या लिख सकता हूं, Nb लिख सकता हूं। सही बात है ना? अरे भाई ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी है, मतलब ये इतनी वैल्यू छोटी है कि ये क्या है, लगभग क्या है, जीरो के बराबर है ना, बहुत छोटी है कि वेरी डाइल्यूट। यहां पे मुझे डाइल्यूट लेके लिख देना चाहिए वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो Na की वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन जो ये क्वांटिटी है वो Nb के बराबर ही आएगी लगभग। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखो यहाँ हो जाएगा Na अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb मैं लिख सकता हूँ Nb। बस ये चीज हो गई। तो ये भी क्या है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, और भैया क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखते जाओ क्या कर रहे हो। अरे भैया छोड़ दो, कितनी बार क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, और इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये वाला और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब सोल्यूशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, है ना, वेरी डाइल्यूट लिखा होगा, वो क्वेश्चन में बोल देगा कि वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, क्लियरली बोल देगा। ठीक है, और ये कब लगेगा, ये फॉर्मूला तब लगेगा जब वो क्वेश्चन में बोल देगा कि देयर इज अ नॉन वोलेटाइल कंपाउंड। ठीक है, आपको शब्द को क्या ग्रैब करना है, नॉन वोलेटाइल। ठीक है, बाकी फॉर्मूला पता है आपको। यहां पर पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीएस क्या है, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन। समझ आ गया। एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, यहां पर भी आपको सारे टर्म्स का मतलब पता है। Na का मतलब हो गया यहाँ पे मोल सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ गया। यही सब आपको इधर उधर की चीजों से क्या होगा, घूम घाम के पता करना होगा और आपको आपके आंसर तक पहुंचना होगा। ठीक है, बाकी आप परेशान मत हो, न्यूमेरिकल्स की सीरीज जब कराऊंगा मैं, इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा एडिटिंग में और कर सकता हूं, मतलब कर ही देता हूं ना। तो पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, पी नॉट बी बराबर। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं? बिल्कुल सही बात है। तो देखो गिवन मास, मैं अब सॉल्यूट का गिवन मास में क्या मान लेता हूं, स्मॉल w s अपॉन m s।
ठीक है, अपॉन सॉल्यूट का गिवन मास अपॉन सॉल्यूट का मोलर मास। सॉल्वेंट का मैं मान लेता हूं कैपिटल डब्ल्यू एस अपॉन, ठीक है, और इसका गिवन मास मैं मान लेता हूं, ये स्मॉल एम था तो इसको मैं कैपिटल एम मान लेता हूं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसके मोल्स को। अब इसका मल्टीप्लाई यहां, इसका मल्टीप्लाई यहां, तो यहां पर जो टर्म है वो क्या बचेगा, वो आएगा डब्ल्यू एस मल्टीप्लाई बाई कैपिटल एम एस अपॉन यहां पे एम एस धोनी, ठीक है, थाला फॉर अ रीजन, ठीक है, क्या है भैया, तो एम एस और यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू एस, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां पर ये कहानी भी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये वैसे आप ये खुद ही कर लेते हैं, मतलब करने की जरूरत नहीं थी, आप खुद ही कर सकते हो, बट स्टिल मैंने कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे कि लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, ठीक है। राउल्ट्स लॉ की क्या है, लिमिटेशन क्या है, तो बहुत ध्यान समझेंगे कि राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन क्या है। जो लिमिटेशन हेनरीज लॉ की है वही सेम लिमिटेशन क्या है, राउल्ट्स लॉ की है, ठीक है। तो क्या हेनरी लॉस की लिमिटेशंस थी, ठीक है। अगर यहां तक आए हो तो भाई कमेंट करना, जो बहुत बाकी तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। तो पहली भाई कंडीशन क्या होती है राउल्ट्स लॉ की, कि लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। तो पहली लिमिटेशन होती है राउल्ट्स लॉ की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट should not react chemically, reacts केमिकली, ठीक है। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या करेंगे, एक दूसरे से केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, और केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे तो जो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह जाएगी। आप समझो ना कि अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या ए के मोल्स को हम काउंट कर पाएंगे, क्योंकि अब ए तो ए रहा ही नहीं ना, रिएक्शन हो गई तो उसने कुछ कंपाउंड बना लिया है, तो फिर ए के मोल्स खत्म हो जाएंगे, बी के मोल्स खत्म हो जाएंगे, तो कैलकुलेट क्या करोगे, समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, तो यहां पे आपको जो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे दिए जाएंगे कि वो रिएक्ट आपसे में ना करते हो। जैसे पानी हो गया, पानी नमक से रिएक्शन नहीं करता, पानी सुक्रोज से, चीनी से रिएक्शन नहीं करता, पानी ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करता, पानी यूरिया से रिएक्शन नहीं करता, ठीक है। तो ऐसे जो सॉल्यूट है वो आपको क्वेश्चन में दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो एसेशन रीजन में भी आ सकता है ना, लिमिटेशन जो होती है बहुत अच्छे से पढ़ो, ये एसेशन रीजन में आ सकती है। अब बहुत ध्यान सुनना, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, और क्या आप इसकी लिमिटेशन बन सकती है, हाँ एक लिमिटेशन क्या याद आ रही है मेरे को, हाँ यहां पर ये चीज मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट should not undergo association or डिसोसिएशन, ठीक है। यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं अगर सॉल्यूट के एसोसिएशन या डिसोसिएशन में जा रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये चीज मैंने आई पहले भी डिस्कस करी थी मैंने, कि अगर एसोसिएशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, इसका क्या मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स यानी दो मोल्स सॉल्यूट के मिल रहे हैं और एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी यहां पे क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, तो मेन कैलकुलेशन में दिक्कत होगी, है ना। ये एसोसिएशन का केस हो गया, एसोसिएशन का केस हो गया। अब डिसोसिएशन में क्या होता है, बेसिकली डिसोसिएशन में होता है कि यहां पर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो 2 3 4 5 कितने भी मतलब चीजों में क्या हो सकता है, पार्ट्स में, पीसेस में ब्रेक डाउन हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में देखो हमारे पास पहले 1 मोल था और अब यहाँ पे 4-5 मोल में जा रहा है, या और भी कितने मोल्स में ब्रेक डाउन हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी बहुत सारे हो सकते हैं, मिलके हो सकते हैं एक बना, ठीक है। तो ऐसे जो सॉल्यूट होते हैं अगर सोल्यूशन के अंदर जाने यानी सॉल्वेंट के अंदर जाने के बाद जब सोल्यूशन बन रहा है अगर वो एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं, तो ऐसे क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूट्स के लिए जो राउल्ट्स लॉ होता है वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है वो फिर हम आगे बताएंगे भी। वैसे अभी तुम चेक कर सकते हो, है ना, आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ही चेंज हो जाएंगे, तो फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। तो अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और हम कर लेते हैं इसके 3 न्यूमेरिकल्स, ठीक है। हाँ, तो अभी तक भाई हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ लिया और आई होप आप सबने फॉर्मूला को बढ़िया तरीके से देख लिया होगा कि किससे किस उसको डिराइव किया जाता है,
अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं। मोबाइल की बैटरी कम है इसलिए भाई यहाँ पर 2 ही न्यूमेरिकल लाए जा रहे हैं, तो ये आपको समझाने के लिए किस तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करना है। बाकी हम डिटेल में क्या है कि पूरी जो है न्यूमेरिकल की सीरीज लेके आएंगे, टॉप 15 क्वेश्चंस, टॉप 15 बेस्ट न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चन सीरीज, तो तब जुड़े रहिएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ, तो भैया अभी मैंने आपको लोग बताया था, भैया और बहने, ठीक है, उनको भाई मैंने अभी तक यहाँ पर ये बताया था कि आपको जो फॉर्मूला है कौन सा इस्तेमाल करना है, वो फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है पी नॉट बी माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बी बराबर यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना। ये डाइल्यूट कंडीशन के लिए था, ठीक है। और आप इसको क्या है ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पे आप लिख सकते हो डब्ल्यू एस कैपिटल एम एस अपॉन यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप, कैपिटल डब्ल्यू एस स्मॉल एम एस, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सारे के सारे टर्मिनोलॉजीज समझ आ गई होंगी कि वो क्या क्या है। तो भैया अभी तो आप बताए थे कि फॉर्मूला ये और डिराइव भी आपने ये करवाया था, तो अभी ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला कैसे आप कर रहे हो, क्या आप कह रहे हो यहाँ पे ऑलवेज यूज दिस, यानी हम हमेशा क्या करें, इसी को इस्तेमाल करें। हाँ, तो मैंने कहा भाई आप हमेशा क्या है इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, लेकिन भैया ये आया कहां से हमें, आप ये तो बताओ, ठीक है। और ये भैया यहाँ पे नीचे पीएस कैसे आ गया, तो ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो लेक्चर में, लेकिन आपको जो न्यूमेरिकल करने हैं वो सारे आपको इस वाले फॉर्मूले से करने हैं, ठीक है। आपका आंसर हमेशा करेक्ट आएगा। इस चीज को मैं एग्जांपल समझाता हूं कि यहां पर ये क्या है कि एक आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे ये आईआईटी मतलब सॉरी 93 का क्वेश्चन है, तो जरा इसको मैं समझाता हूं कि किस तरीके से यहां पर क्वेश्चन को कराया गया था। और ये क्वेश्चन जो फॉर्मूले हैं, जितने भी क्वेश्चन है आपके, चाहे बोर्ड के हो, चाहे जेईई मेंस हो, चाहे नीट के क्वेश्चन हो, वो सारे इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही फॉर्मूला हमेशा इस्तेमाल करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, वैलिड ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज वैलिड, ठीक। तो आपके दिमाग से निकलना चाहिए ओके, ठीक। तो बहुत ध्यान देखिएगा, लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ यूरिया, और यूरिया का फॉर्मूला में दे दिया गया है, ठीक है। हाउ मच ऑफ यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। आप सीधी सी बात है, पढ़ के पता चल रहा है कि वाटर यहाँ पर क्या है, वाटर है यहाँ पर सॉल्वेंट, ठीक है। यूरिया यहाँ पर क्या है, यूरिया यहाँ पर है सॉल्यूट, ठीक है। तो हमसे कह रहा है हाउ मच ऑफ यूरिया, यानी यूरिया को हम कितना डिसॉल्व करें, किसमें, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में, यानी सॉल्वेंट में, इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 25%, ठीक है। जिससे हमारा जो वेपर प्रेशर है वो 25% क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान देखिएगा, आगे लिखा हुआ है ऑल्सो कैलकुलेट द मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी यानी स्मॉल m, ठीक, ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, और रिजल्टिंग सोल्यूशन की क्या निकालिए, मोलैलिटी निकालिए, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देखिएगा, पी नॉट बी माइनस पीएस, पीएस क्या होता है, सोल्यूशन का प्रेशर, अपॉन पीएस बराबर यहां क्या हो जाएगा, Na अपॉन एन बी, ठीक है। और यहां पे बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा गिवन मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा, गिवन मास, सॉरी मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और यहां पे क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। समझ में आ गया? आई थिंक आपको यहाँ पे टर्म्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ये कैपिटल एम सॉल्वेंट के लिए, स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल जो वर्ड्स है वो सोल्यूट के लिए, ठीक है। बाकी डब्ल्यू और एम का मतलब तो आप जानते ही, गिवन मास और मोलर मास, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप ध्यान से देखो, क्या आप यहां से यूरिया का मोलर मास निकाल सकते हो? अगर आप यहां से यूरिया का मोलर मास निकालोगे तो आपको 16 निकल के आएगा, ठीक है। फिर वाटर का मोलर मास तो आपको पता ही होता है, क्या होता है भाई साहब, 18, बचपन से पता है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे, अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा हुआ है कि कितना रिड्यूस करना है, 25% रिड्यूस करना है। अब 25% रिड्यूस कैसे होगा, आप खुद सोचो। यहां पर जब 100 होगा, 100 माइनस 75 अपॉन 100 इंटू 100, ऐसा करते हैं ना परसेंटेज निकालने के लिए। तो आप देखो यहां पर क्या होगा, 100 माइनस 75, यहां में आपको इसी तरीके से कर लेना है, ठीक है। बराबर यहां पर क्या हो जाएगा, WS, तो WS हमको कितना दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट। अच्छा हाउ मच, तो WS तो हमको निकालना है, तो WS को आप ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोलर मास कितना है, 18, मल्टीप्लाई 18 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मोलर मास है 60, मल्टीप्लाई बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 100,
100, ठीक है, चेक कर लेना ग्राम में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ग्राम में ही चाहिए होता है, ठीक है। अब आप यहां से इसको सॉल्व करोगे और आपका यहां से क्या आ जाएगा, वेट ऑफ यानी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, यानी कितना यूरिया हम उसमें डिसॉल्व करें कि वेपर प्रेशर इतना रिड्यूस हो जाए। तो यहां से आप इसको सॉल्व करोगे, आप आंसर निकालोगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना, बढ़िया तरीके से आपका अगले वीडियो लेक्चर में नाम लिया जाएगा, ठीक है। अरे करते तुम लोग कभी हो नहीं, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना, आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने इसको अप्रोच रखी, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, समझा देता हूं आपको। लिखा हुआ है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अच्छा कांस्टेंट टेम्परेचर यानी यहाँ पे राउट फ्लो लगने वाला है, ठीक है। यहाँ राउट फ्लो की कोई फॉर्म लगेगी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला में दे रखा है, बेंजीन जानते हो ना, बहन जी, केमिस्ट्री में सबकी एक बहन जी है, तो ये स्ट्रक्चर होता है, खैर हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इज इतने mm ऑफ Hg, अब देखो ये 640 mm ऑफ Hg, मिलीमीटर ऑफ मरकरी का क्या मतलब है कि ये हमको प्रेशर दे रखा है, और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन यानी हमको बेंजीन का वेपर प्रेशर दे रखा है, ठीक है। ऑन डिसॉल्विंग 2.17 ग्राम्स ऑफ एनवी, एनवी का मतलब हो गया नॉन वोलेटाइल, है ना, चेक कर ले, तो मैं भी लिख देता हूं, पीडीएफ जाएगी तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट। अब देखो अगर ये सॉल्यूट है तो ये क्या रहा होगा, ये सॉल्वेंट रहा होगा, यानी हमको ये दे रखा है P0 B। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ये जो हमको वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, P0 B, B का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट दे रखा है हमको। देखो यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का क्या दे दिया गया, वेट दे दिया गया है, यानी सोल्यूट का वेट दे दिया गया है, गिवन वेट, है ना, मास कह सकते हो, गिवन मास, केमिस्ट्री में वेट और मास बराबर होते हैं। अच्छा, सॉलिड सोल्यूट इन इतने ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, तो हमको यहाँ पे देखो, है ना, कैपिटल WS दे दिया गया। कैपिटल WS का क्या मतलब होता है कि हमको वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे दिया गया है, ठीक है। जरा मैं ग्रीन मार्कर का इस्तेमाल करता हूँ, ये चपेची हो जाती है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी 60, हमको सोल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया गया है, ठीक है। हमसे कह रहा है कि हमको मोलर मास निकालना है किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो ऐसा बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी न्यूमेरिकल हो फॉर्मूला ये इस्तेमाल करना आपको, ये वाला काले डब्बे में जो बंद है, तो यहां पे इस्तेमाल करते हैं P0 B माइनस PS अपॉन PS बराबर यहां क्या हो जाएगा, स्मॉल WS कैपिटल WMS, है ना, और यहां क्या हो जाएगा, स्मॉल WMS और कैपिटल WS, ठीक है। आपको टर्म्स का मतलब पता है, वैल्यू रखिए, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। P0 B कितना दे रखा है, 640 माइनस सोल्यूशन का प्रेशर कितना हो गया, 600। अब देखो यहां से ये बात भी पक्की है कि देखो सोल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो प्योर से तो कम ही होगा ना भाई, जो मिक्सचर होता है वो प्योर से तो कम ही होता है। PS कितना हो गया यहाँ पे, 600 बराबर, ये हमको शायद आई थिंक निकालना है क्या, नहीं, ये हमको दे रखा है, इतना हमने वेट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड किया है, यहां हो जाएगा 2.175 मल्टीप्लाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कहां है, देखो सॉल्वेंट ये, अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो C6H6, तो बेंजीन का मोलर मास कितना निकल के आएगा, 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 इंटू 1, कैलकुलेट करना तो 72 प्लस 6 बराबर यहां हो जाएगा 78, ठीक है, 78 MU, तो यहां हो जाएगा 78, ठीक, अपॉन गिवन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास, तो सॉल्यूट किधर है, चेक करो, सॉल्यूट, अच्छा हमको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था, तो इसको ऐसे ही रखो ना, पढ़ भी लोगी क्या निकालना है, ठीक है, ऐसे ही निकालते चले जा रहे हो, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमको देखो दे रखा है 39 ग्राम्स में, ओके, चेक कर लो, ठीक है। बस क्या करना है, अब आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है और पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, यहां से कटेगा 2 बार में, ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां आएगा 40/600, ठीक है, बराबर यहां आएगा 2175 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन मोलर मास ऑफ S, ठीक है। 2 से कटेगा 20 बार में, 20 से कटेगा कितनी बार में, 1/30, ओके, 1/30, तो यहां हो जाएगा 1/30 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो वैल्यू इधर आएगी, तो यहां हो जाएगा 2.175 बराबर 1/ms, ठीक है। अब इसको आप रिवर्स कर दो, आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, इसको रिवर्स कर दो तो यहाँ पे 5 ऊपर 1 जाएगा, 71 22 ऊपर कैरी 2 जाएगा, 315
और 2 6, ठीक है। पॉइंट खिसक जाएगा इधर, ठीक है, ये ऐसे करके ms, ठीक है। इतना क्या जाएगा, मोलर मास है तो मोलर मास किसमें होता है, मोलर मास नहीं, एक्चुअली में ये मॉलिक्यूलर मास था, वैसे मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास है तो ये कितने में आ जाएगा, mu में आ जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मोलर मास है तो आप यहाँ पे ग्राम भी लगा सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया। आप सिंपल बस करते हो, ठीक है, कठिन हमारे लिए छोड़ देते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो आप ही को करनी है मेरे तक, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक आप इस वीडियो लेक्चर को रिवाइज करिए, ठीक है। और भाई आपसे वीडियो रोज आएंगे अपनी प्लेस में, ये मेरा वादा, ठीक है, ठीक है, मेरा वादा, ठीक है, पक्का के तरीके से आएंगी। बाकी आप पढ़ते रहो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे केमिस्ट्री के अगले धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड